हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पर एसी, फ्रिज, हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, गीजर, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर इत्यादि सभी होम अप्लायंस रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो अपलोड होती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जितने भी लोग हमारे व्हाट्सएप पर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन क्वेश्चनों का जवाब मैं कुछ को तो दे पाता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चनों का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। उसकी जानकारी डिटेल में चाहिए होती है, तो उस कंडीशन में सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप कमेंट पर नहीं बताई जा सकती या फिर YouTube कमेंट पर नहीं बताई जा सकती। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक सेपरेट वीडियो आपको बना के आप सभी के क्वेश्चन का जवाब मैं दे सकूं। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही देख लेते हैं कि कितने लोग कमेंट किए हैं और उस कमेंट का जवाब क्या होना चाहिए। तो आज की वीडियो में कुछ 10 लोगों का कमेंट लिया जाएगा और 10 लोगों के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका भी सवाल इसी में छुपा हो और आपका भी जवाब इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाए। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अरसे आलम जी का है। ये कहते हैं कि अगर जूता या चप्पल पहनकर बिजली के वायर को टच किया जाए या फिर हाथ में पैर में पसीना आ गया हो तो उस कंडीशन में क्या करंट लग सकता है। यानी कि इनका कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि हाथ में और पैर में पसीना हुआ है और आप बिजली के वायर को टच कर रहे हैं, तो क्या उस टाइम में करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हाथ और पैर में पसीना होता है, कोई दिक्कत नहीं, सबको पसीना होता है, गर्मी के टाइम में नॉर्मली होता रहता है, इलेक्ट्रीशियन भाइयों को नॉर्मली पसीना होता रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप बिजली के वायर को टच करते हैं तो आपको करंट लगता है। करंट क्यों लगेगा हम आपको बता दें कि जब भी आप फेस की सप्लाई को टच करेंगे या फिर गलती से टच हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका शरीर का कोई भी हिस्सा अर्थिंग से टच है, यानी कि ग्राउंड से टच है, जमीन से टच है, तो उस कंडीशन में आपको करंट लग सकता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल के वायर को टच करके आपका कोई भी अंग जमीन से टच है, उस कंडीशन में आपको करंट नहीं लगेगा। तो फेस में ही करंट क्यों लगता है उसका भी एक रीजन है। जो हमारा न्यूट्रल होता है ना, वो कहीं ना कहीं जमीन से ही बन के आता है, ग्राउंडिंग से बन के ही आता है। और जो हमारी पृथ्वी होती है ना, वो वोल्टेज का सबसे बड़ा अवशोषक होती है, यानी कि उसमें लाखों करोड़ों वोल्ट दिया जाए तब भी वो शॉक लगी, कहीं पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी बिजली का झटका होता है, बिजली का करंट होता है, वह करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड में जाने की कोशिश करता है। जब आप फेस की सप्लाई को टच करते हैं तो उस कंडीशन में आपके बॉडी के माध्यम से फेस की सप्लाई ग्राउंड में जाने की कोशिश करेगी। अगर आप उस टाइम में रास्ता उसको दे दिए तो आपको करंट जरूर लगेगा। अगर आप उसको रास्ता नहीं दिए, यानी कि जूता या चप्पल पहने, सेफ्टी वाल्व का यूज किए या फिर हाथ में ग्लव्स वगैरह पहने, तो उस कंडीशन में आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सेफ्टी पर्पस का यूज किया। सेफ्टी पर्पस का यूज करके आप किसी भी वायर को हाथ से जोड़ सकते हैं, न्यूट्रल हो या फेस हो। मैं यहाँ पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई की बात कर रहा हूँ, जो हमारे घरों में नॉर्मली यूज होती है। मैं 11,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट या फिर 2,20,000 वोल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि हाथ में और पैर में पसीना होने की वजह से करंट नहीं लगता है। जमीन से अगर आपका कोई भी अंग टच रहेगा, फेस की सप्लाई आपसे गलती से टच हो गई होगी, उस कंडीशन में आपको करंट लग सकता है। तो मैं फिर भी आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप जब भी बिजली का काम करिए तो सेफ्टी पर्पस का ध्यान जरूर दीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन किसका है और क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है विश्वजीत रावत जी का। विश्वजीत रावत जी ये बोले हैं कि रनिंग बाइंडिंग का ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है या स्टार्टिंग बाइंडिंग का ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। देखिए रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। किसी भी फैन में जब बाइंडिंग करते जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि रनिंग बाइंडिंग कौन सी होती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग कौन सी होती है, किस में टर्न अधिक होना चाहिए, किस में टर्न कम होना चाहिए, किसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, किसका प्रतिरोध कम होता है। तो मैं आपको सिंपल एक बात बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी फैन में जिसको भी रनिंग बाइंडिंग मानते हो या फिर जिसको भी स्टार्टिंग बाइंडिंग मानते हो, उस कंडीशन में अगर आप रनिंग बाइंडिंग में एक ही वायर के द्वारा, अगर मान लीजिए आप 35 नंबर का तार यूज किए हैं, उसके द्वारा आप रनिंग बाइंडिंग में मान लीजिए 350 टर्न डाले हैं और स्टार्टिंग बाइंडिंग में 360 टर्न डाले हैं, तो उस कंडीशन में 360 टर्न वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आप 360 वाले को स्टार्टिंग बाइंडिंग मार रहे हैं तो स्टार्टिंग बाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर आप 360 वाले को रनिंग बाइंडिंग मार रहे हैं तो रनिंग बाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी मोटर वाइंड करते हैं, उस कंडीशन में आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सा रनिंग बाइंडिंग है, कौन सा स्टार्टिंग बाइंडिंग है। अगर आप 340 टर्न वाले माले को अगर आप मानते हैं रनिंग बाइंडिंग और 360 टर्न वाले को स्टार्टिंग बाइंडिंग मानते हैं, तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग बाइंडिंग यानी कि 360 टर्न वाले का प्रतिरोध ज़्यादा होगा और 340 टर्न वाले का प्रतिरोध कम होगा। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि रनिंग
रनिंग का ज़्यादा होता है या फिर स्टार्टिंग का ज़्यादा होता है। तो आपको ये करके देख लेना है कि आप रनिंग किसको मानते हैं और स्टार्टिंग किसको मानते हैं। एक्चुअली मैं तो यही मानता हूँ कि जिसमें कम टर्न होता है वो रनिंग होता है और जिसमें ज़्यादा टर्न होता है वो स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ पर आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर अगला कमेंट आया है गजब का रोस्टर का। उन्होंने बोला है सर हमारा फ़ैन धीरे चल रहा है। इनके कहने का मतलब है कि इनका कोई भी फ़ैन है वो धीरे चल रहा है। तो धीरे चलने का रीज़न क्या होना चाहिए और साथ ही साथ उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी फ़ैन आपका धीरे चल रहा है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे वोल्टेज का कम होना, कैपेसिटर का वीक होना, शाफ्ट की बढ़िया से फिटिंग ना होना या फिर मोटर की बढ़िया से फिटिंग ना होना और साथ ही साथ मैग्नेट का कम बनना, टर्न का ज़्यादा डल जाना या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी ही आती हैं, या फिर कॉयल का जल जाना, कॉयल का हीटअप हो जाना। ये सारी प्रॉब्लम फ़ैन के धीरे चलने की होती है। अगर आपके पास वोल्टेज कम आ रहा है तो वोल्टेज को बढ़ाइए और उसके बाद देखिए फ़ैन तेज़ी से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर ऐसी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप कैपेसिटर को चेंज करके देख लीजिए। कैपेसिटर के चेंज करने के बाद स्पीड उसकी चेंज होती है या नहीं होती है। अगर आप कैपेसिटर भी चेंज कर चुके हैं और वोल्टेज भी बढ़ चुका है तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा फिटिंग देखना पड़ेगा कि हमारा जो फ़ैन है उसका फिटिंग सही है कि नहीं सही है। आप उसको बढ़िया से फिटिंग कर दीजिए, ओवर हालिंग डाल दीजिए, ऑयल ऑयल कर दीजिए, उसके बाद वो फ़ैन हमारा सही हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि कभी कभी ये सारी प्रॉब्लम भी नहीं रहती हैं, यानी कि फ़ैन धीरे चल रहा होता है, वोल्टेज भी सही रहता है, कैपेसिटर भी सही रहता है, आप नया नया कैपेसिटर ला के लगा देते हैं फिर भी फ़ैन नहीं चलता है तेज़ी से। तो उस कंडीशन में आपको फ़ैन को खोलना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी बाइंडिंग हीटअप हुई है। बाइंडिंग हीटअप होने की पहचान मैं बता दूं कि उसका डिफरेंट कलर हो जाएगा बिल्कुल अन्य बाइंडिंग के कलर से। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ैन हमारा धीरे चल रहा है तो क्यों चल रहा है और उसका सलूशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है स्टार इलेक्ट्रिकल, यानी कि हो सकता है इनका यूट्यूब चैनल हो, इतना बड़ा नाम इन्होंने रखा है। तो ये बोलते हैं जय हिंद सर, मैं भी इलेक्ट्रिक मैकेनिक हूँ सर। ऑटोमेटिक प्रेस का एलिमेंट 2 बार लगा चुका हूँ, 10-15 दिन चलता है, ख़राब हो जाता है, क्या करें। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऑटो कट प्रेस होता है उसमें जो थर्मोस्टेट की सेटिंग होती है उसको लोग फुल पे करके चलाते हैं। तो फुल पे करके चलाना भी चाहिए क्योंकि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है ना वो एकदम मैक्सिमम पॉइंट पर हीट हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट उसका हीटअप का हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा कॉयल होता है, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है वो थोड़ा सा ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में लोकल कंपनी के भी हमारे जो हीटिंग एलिमेंट है वो आ रहे हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए एक ओरिजिनल कंपनी का हीटिंग एलिमेंट लेकर आइए और लगाइए, उसको प्रॉपर तरीके से लगाइए, उस पर ज़्यादा पीटना वगैरह नहीं है तो आपका जो प्रेस की समस्या है वो सॉल्व हो सकती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रदीप यादव जी का। ये बोले सर हमारा टेस्टर लाइन मारता है। देखिए जिसके द्वारा फेस की सप्लाई चेक करते हैं, अगर वो इस टेस्टर का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उनको करंट लगता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, टेस्टर को खोलना है। टेस्टर को खोलने के बाद एकदम बिल्कुल नीचे एक रजिस्टर लगा होगा छोटा सा, उस रजिस्टर को चेंज कर देना है, उतने ही ओम का रजिस्टर लाके लगा देना है, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपको टेस्टर करंट नहीं मारेगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है सोमवीर जी का। इन्होंने बोला सर इन्वर्टर का वायर हाथ से जोड़ सकते हैं क्या, कि जो हमारा इन्वर्टर होता है इन्वर्टर के वायर को भी हम हाथ से जोड़ सकते हैं। लेकिन फिर वही बात मैं एक बार कहूँगा कि सेफ्टी पर्पज़ का ध्यान देते हुए ही आप किसी भी वायर को जोड़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस प्रकार से हम लाइन के वायर को जोड़ सकते हैं हाथ के द्वारा, उसी प्रकार से इन्वर्टर के वायर को भी हम हाथ के द्वारा जोड़ सकते हैं। ऐसा नए मैकेनिक ट्राई बिल्कुल ना करें। पुराने मैकेनिक के लिए बातें बताई जा रही हैं और पुराने मैकेनिक को ये बातें पता भी होंगी कि फेस की सप्लाई हो या न्यूट्रल की सप्लाई, अगर आप सिंगल वायर पकड़ेंगे और सेफ्टी पर्पज़ का ध्यान देंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है नीरज सिंह जी का। ये लिखते हैं सर जी मैं आपसे जो कुछ आपने सिखाने के लिए लिख रखा है वह सब मैं आपसे मोबाइल पर सीखना चाहता हूं और मेरी मदद करें। तो ये बोला है कि जो भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसमें जितनी भी चीज़ें सिखाई जाएंगी या फिर जितनी भी वीडियो अपलोड हुई हैं तो उसमें से वो सब कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन मोबाइल से सीखना चाहते हैं। तो आप सीखिए, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, सारे कोर्स फ्री में हैं और सभी वीडियो हमारी फ्री में हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है तो मोबाइल नंबर मैं प्राइवेसी के कारण शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो आप जब भी आपको कोई डाउट लगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गेमर रेटू जी का। तो ये लिखते हैं चैनल मोनेटाइज हो गया क्या भाई।
तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, ये अपना मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। तो चैनल मोनेटाइज हो गया है, चैनल मोनेटाइज हुए 4-5 महीने हो गए, तो काफ़ी दिनों से हमारा चैनल मोनेटाइज चल रहा है। अभी डॉलर की शुरुआत हुई है, तो अभी अकाउंट में पैसा नहीं आया है। हो सकता है आप लोगों की दुआ रहे, आप लोगों का सपोर्ट रहे, तो 1 आध साल में हमारा पैसा आ जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है सोनिया रामदुल जी का। ये लिखते हैं कि मिक्सर बाइंडिंग कैसे चेक करें। तो मिक्सर मशीन की बाइंडिंग इनको चेक करना है कि कैसे चेक करें। तो मिक्सर मशीन की बाइंडिंग के बारे में मैं बताऊं तो उसमें एक फील्ड बाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर बाइंडिंग होती है। तो पहले मैं फील्ड बाइंडिंग की बात करूं तो फील्ड बाइंडिंग में भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में 4 वायर निकलते हैं और एक पार्ट में सिर्फ 2 वायर निकलते हैं। जिस पार्ट में 4 वायर निकलते हैं उसमें 3 वायर बाहर होते हैं और 1 वायर हमारे कार्बन बुश होता है वहाँ पर लगा होता है। जो हमारी सेपरेट दूसरी बाइंडिंग होती है, दूसरी बाइंडिंग में भी 2 वायर होते हैं, इसमें से 1 वायर हमारे कार्बन बुश में लगता है और उसका जो दूसरा छोर बचता है वो हमारा बाहर रहता है। यानी कि एक उसमें न्यूट्रल हो गया और बाकी की दूसरी साइड वाली जो बाइंडिंग थी उसमें 3 वायर निकले थे, उसमें से लो, मीडियम और हाई हो गया। तो इस चीज़ को आप कैसे चेक करेंगे हम आपको बता देते हैं कि जिस कॉइल में 4 वायर निकले हैं उन चारों वायरों में से किसी एक वायर पर रखकर तीनों वायरों को बारी बारी से चेक कर लेना है। उस कंडीशन में आपको ये पता चल जाएगा कि सभी जो वायर हैं वो सही हैं और बाइंडिंग भी हमारी सही है। अगर किसी एक में नहीं बताता तो समझिए कि वो बाइंडिंग खराब हो चुकी है। उसी प्रकार से हम दूसरी साइड में जब 2 वायर वाली चेक करेंगे तो उसमें भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कुछ रीडिंग के साथ आनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मिक्सर मशीन का किस प्रकार से उसकी बाइंडिंग चेक किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है रंजन गोंडा से, यानी उनका कमेंट है सर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के रिले की में वायरिंग डायग्राम PDF प्रोवाइड करवा दीजिए प्लीज़। ये बोले हैं कि जो हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसका जो कनेक्शन डायग्राम होता है उसको PDF में प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जल्द ही जो हमारा स्टेबलाइजर से संबंधित कोर्स है या फिर स्टेबलाइजर से संबंधित जितने भी PDF हैं वो सभी हम आपको चैनल पर शेयर करेंगे, तो आप चैनल से हमारे ले सकते हैं। क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।